आज की कहानी का शीर्षक है पत्नी बन गई चुड़ैल। कहानी के बहाव में बह जाएं आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी बजा दीजिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हमारा गांव गोंडा जिले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल के उम्र के सभी लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से मेरा एक मित्र रामाकांत भी है। उसकी शादी भी करीब 3 साल पहले हो चुकी थी और उसका गौना भी हो गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। निडर मैं इसलिए उसको बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी निडरता हमारे ऊपर एक दिन बहुत भारी पड़ी थी। उसकी निडरता के कारण हम लोग एक बहुत बड़ी मुश्किल में आते आते बच गए। क्या मुश्किल है आपको कहानी में आगे पता चलेगी, तो बने रहिए कहानी में। 300-400 साल पहले तक गांव के अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर नित्य क्रिया के लिए लोटा लेकर बाहर खेतों या खुले मैदानों में चली जाती थीं। वो भी गांव के पुरुष जब सोकर उठे उससे पहले वो अपना नित्य क्रिया निपटाकर घर चली आती थीं। यानी कि रात के अंधेरे में ही जाती थी, भोर के अंधेरे में, करीब 3-4 बजे के करीब। अब रामाकांत को एक सुंदर सी बिटिया भी हो गई थी। बेटी अभी 8 महीने की ही थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई। अकेले, ऐसा कहा जाता है ना, जिसकी अभी हाल में डिलीवरी हुई हो उसे अकेले कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। वो अकेली चली गई। अपने सासू माँ और जेठानी को भी साथ में नहीं लेकर गई, उन्हें भी नहीं जगाया और बिल्कुल अकेले हाथ में बिना लोहा या कुछ भी सामान लिए बगैर ही घर से बाहर चली गई। ऐसे में तो भूत प्रेत या फिर तीसरी शक्ति हावी हो ही जाता है, क्योंकि वो बहुत ही निडर औरत थी। उस समय उसके हाथ में कोई चाकू या माचिस कुछ भी नहीं था। जिस घर में बच्चा पैदा होता हो उसके 1 साल तक उस घर की औरत को अकेले कहीं बाहर नहीं भेजा जाता। ऐसी मान्यताएं होती है गांव में, और कहीं ना कहीं ये मान्यताएं सच भी होती हैं। वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए अकेली चली गई, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनकी डिलीवरी हाल में हुई रहती है उन पे भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी जल्दी हावी हो जाती हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वह अकेले चली गई बाहर। तभी वहाँ बेल का पेड़ भी लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब रामाकांत की औरत खेत से घर आई तो उसने तुरंत लोटा फेंककर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल ही खाट पर बैठी हुई उसकी सास ये सारी चीज़ें देखकर डर गई और बगल के खाट पे ही उसकी बच्ची भी लेटी हुई थी, जो उसका गाना सुनकर उठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लेकिन वह तो गाना गाने में इतना व्यस्त थी कि उसे किसी की रोने की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। इतना देखकर रामाकांत चिल्लाने लगा कि अरे बेटी को तो उठाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? वो रो रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? देखो वो कितनी ज़ोर ज़ोर से रो रही है। क्या कर रही हो तुम? बंद करो अपना गाना। लेकिन जवाब देगा कौन? उसके ऊपर तो चुड़ैल का साया लिपट चुका था। उसने जवाब नहीं दिया। तब रमाकांत की भाभी भी आ गई। इतना हल्ला और शोर शराबा हो ही रहा था और वह समझ गई कि यह कौन है। उसे समझते थोड़ी भी देर ना लगी कि यह वही बेल की पेड़ की चुड़ैल है जिसने इसे लिपट लिया है, और रमाकांत को इशारा करके कहा, जाओ जाओ दादाजी को बुला लाओ। इतना सुनते ही रामाकांत भी समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया लिपट चुका है।
तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला, क्या, कौन हो तुम? हो कौन तुम? यहाँ करने क्या आई हो? यहाँ पर आई हो क्यों? तुम्हें क्या मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता हूँ जो मेरी बीवी से लिपटकर मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, क्यों आई हो तुम? चुड़ैल ने कहा, मैं तुमसे दिलचस्पी क्यों रखूं? मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, समझे? क्यों मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो? ऐसा चुड़ैल ने कहा। तब रमाकांत ने झट से बोला कि देखो, मैं कुछ काम धंधा करता हूँ नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी, मुझसे शादी करोगी, तो तुम्हें मुझे ढेर सारा धन दौलत देना पड़ेगा। अब यहाँ पर लोगों को रमाकांत की लालच दिखाई देने लगी। भले ही बीवी को चुड़ैल पकड़ ले, मगर उसका लालची मन धन को न छोड़ेगा। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमारे में भी कोई न कोई मुखिया जरूर होता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। ऐसे ही न थोड़ी मैं तुम्हें धन दौलत दे दूँ, ऐसा कोई नहीं हो सकता, समझे? तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, मैं तुम्हें वहाँ जरूर धन दौलत दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। तब मैं तुम्हें धन दौलत जरूर दूंगी, पर अभी नहीं दे सकती क्योंकि तुम अभी जीवित हो, समझे? रमाकांत को समझते तनिक भी देर नहीं लगी कि अब मेरे हाथों से ये फंदा फंसने वाला नहीं है, ये चुड़ैल मेरे हाथों में आने वाली नहीं है, कुछ नहीं लगने वाला मेरे हाथों में। रमाकांत की मूर्खता भरी बातें सुनकर उसके दादाजी, उसकी माँ और उसकी भाभी तीनों को तो गुस्सा आ ही रहा था। पर फिर रमाकांत बोला, अरे तुम यहाँ करने क्या आई हो? तुम्हें डर नहीं लगता? हम ब्राह्मण परिवार हैं, ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? और नीचे बैठे हुए सभी लोग रमाकांत की बातें सुनकर जोर जोर से मज़े लेकर हंसने लगे कि लो, अब इन्हें चुड़ैल से पैसे भी चाहिए, धन भी चाहिए और डरा भी रहे हैं। बताओ क्या जमाना आ गया है, चुड़ैल को अब रमाकांत डरवा रहा है। सभी लोग हंसने लगे। तब तक दादाजी भी आ गए और बोले कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर को जाओ, यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा है, चुड़ैल का खेल है, चुड़ैल का, समझे? पता नहीं ये चुड़ैल कब किस पर लिपट जाए। हट जाओ यहाँ से, जाओ अपने अपने घर। दादाजी की बातें सुनकर सभी लोगों ने उनके जाने का रास्ता तो छोड़ दिया, मगर कोई वहाँ से हिले तक नहीं। इतने में रमाकांत की बीवी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल लिया और चुड़ैल भी चली गई। तब रमाकांत मन ही मन मुस्काने लगा और वह बड़बड़ाने लगा कि हाय, चुड़ैल भी चली गई, पैसे भी ना दिए और इनको भी अभी ही आना था, क्या करूं? इसका मतलब है चुड़ैल रमाकांत की बीवी पर आई नहीं थी, वो भी बस अपना उल्लू ही सीधा कर रही थी, यानी कि रमाकांत का मजाक ही उड़ा रही थी। दादाजी की बातें सुनकर यूं ही थोड़ी ना चुड़ैल एकाएक हट जाती, मगर रमाकांत के मन में तो यही सब चल ही रहा था कि आज तो मैं माला माल होते होते बच गया। रमाकांत भी बेचारा बहुत दुखी हो गया और उसका मन उदास हो गया, मगर कोई नहीं, थोड़ी सी नटखट बातें थी, थोड़ी सी हंसी मजाक थी, थोड़ी सी डरावनी भी थी। आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और कहानी के बहाव में इतने ना बह जाइए कि चैनल को सब्सक्राइब करना ही छोड़ दीजिए। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।